Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 9th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है। देखो, जो बच्चे इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। PYQs के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड मोर और सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2022-23 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। 85 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 85 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के होते हैं, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं एंड रेस्ट 25 क्वेश्चंस 3 लैंग्वेजेस में से आते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 8 से 9 क्वेश्चंस इनमें से होते हैं। 8 से 9 इस तरीके से पैटर्न होता है। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। जो बच्चा इन क्वेश्चन को पास कर लेता है उसकी मेरिट में अच्छा नाम आता है। उसके बाद उन बच्चों का होता है इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 15 मार्क्स के इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आती है फाइनल लिस्ट, यानी कि सेलेक्टेड लिस्ट आती है बच्चों की। और फाइनल लिस्ट में जो बच्चों का नाम आता है उनका एडमिशन होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है। पहला क्वेश्चन है ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। वह बहुत कम क्या करता है जब इस बहुत अजनबी लोग प्रेजेंट होते हैं तो बहुत कम क्या करता है। ही हैड ऑलवेज स्पोकन, वॉज ऑलवेज स्पीकिंग, इज़ ऑलवेज स्पीकिंग, ऑलवेज स्पीकर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर, यहाँ पे आर दिया गया है यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस दिया गया है। और जब प्रेजेंट की बात आती है तो हम पास्ट की कोई भी वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, तो हेड भी कट हो जाएगा, वॉज भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचते हैं 2 ऑप्शन। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो इज़ ऑलवेज स्पीकिंग तो बच्चा कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आपका जो सिंगुलर ही दिया हुआ है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होने वाला है। तो होने क्या वाला है, ऑलवेज स्पीक्स। यहाँ पर ये स्पीक्स है, ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। जिन बच्चों को इन रूल्स का नहीं पता है वो इसको एक बार अच्छे से देख लें जो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी डैश MP। अब जो 3 तरह के आर्टिकल हमने पढ़े हैं, आ एंड एन, ये होते हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब इनका यूज़ कैसे किया जाता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि हिंदी में हम इनको स्वर और व्यंजन में कन्वर्ट करके देखते हैं, स्वर एंड व्यंजन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर MP लिखा हुआ है, MP, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब M क्या होता है, A से लिखा जा रहा है, A क्या है आपका स्वर में आता है हिंदी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि अदर टीचर्स आपको इस बात को नहीं बताते हैं। टीचर्स आपको वॉवेल्स से कन्वर्ट करके बताते हैं, जबकि वॉवेल्स से नहीं होता। हिंदी के जो स्वर होते हैं, इंग्लिश में उनका मतलब वॉवेल्स ही है, लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं। MP दिया हुआ है, MP हिंदी में लिखेंगे, A आपका स्वर के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल N आने वाला है। ठीक है, मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझाती हूँ। अगर इस MP को मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखूँ, आई वॉन्ट टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसी की फुल फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पर, तो फिर क्या आर्टिकल आएगा यहाँ पर, फिर आर्टिकल आएगा ए क्यों आएगा, क्योंकि जब हम मेंबर लिखते हैं तो हिंदी में हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, मेंबर। ठीक है, अब ये जो मे है आपका, ये व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन हिंदी के अंदर, तो इसीलिए में जब व्यंजन यूज़ होता है तब आर्टिकल A आता है, और जब स्वर यूज़ होता है तो आर्टिकल N आता है। तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कावर्ड। अब कावर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही डरने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे करेजियस, हमें सिनोनिम बताना है इसका, तो इसका आप ऐसे समझ लीजिए, जो करेजियस होते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है कावर्ड। अब वैलियंट का मतलब होता है ब्रेव से, जो बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, स्टॉलवर्ड का मतलब होता है जो लोग लॉयल होते हैं, किसी भी बात के लिए फैथफुल होते हैं। ठीक है, और डेयरिंग होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं स्टॉलवर्ड। एंड हीरो तो आपको पता ही है कि हीरो का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आने वाला है, सिनोनिम पूछा है कावर्ड का, जो करेजियस नहीं होते, तो यहाँ पर आपका चिक्कन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ वी वॉन्ट टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश
डैश 5 पीपल। अगर तुम अब वह रेस जीतना चाहता है तो उसको कितने लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा? अब पीछे छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पास्ट। ही विल हैव टू पुश पास्ट 5 पीपल। ठीक है, बी सही स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स दे ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं डेस्पाइट ऑफ द ईयर, डेस्पाइट ऑफ द ईयर, डेस्पाइट फॉर द ईयर एंड डेस्पाइट द ईयर। तो जब डेस्पाइट ऑफ द ईयर हम लगाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, डेस्पाइट डिफरेंस ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल दे ऑल एग्री, तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है? डी ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, despite their difference on matters of principles they all agree on the demand of hike in salary। डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है which sentence is correct? I haven't read none of the letter। अब देखिए जब नोट लगा हुआ है तो नन नहीं आएगा। ठीक है, आई हैव रीड एनी ऑफ द लेटर। अब इसमें एनी अगर यहाँ पर नोट ये नन होता तब ज़्यादा सही सेंटेंस होता। आई हैव रीड नन ऑफ द लेटर, मैंने कोई सा लेटर नहीं पढ़ा। या फिर नोट अगर एनी दिया हुआ है तो नोट आना चाहिए था। आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ द लेटर, मैंने कोई सा भी लेटर नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है आई डोंट हैव रीड एनी ऑफ द लेटर। अब डोंट हैव रीड यहाँ पे जो वर्ब है ये गलत है। आई डोंट हैव रीड, आई हैवंट रीड एनी ऑफ द लेटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हैव नोट के साथ जब रीड लग रहा है तो एनी आपका आना चाहिए। ठीक है, तो डी आपका सही स्टेटमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो द कमांडर सेड सोल्जर्स सीज फायर। कमांडर्स क्या करता है सोल्जर्स के लिए? क्या देता है यहाँ पर? ऑर्डर देता है, प्लीड करता है, या फिर जनरली कहता है एक्सक्लेम, बहुत खुश होकर कहता है किसी चीज़ को। तो जब बच्चा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन इंसान किस इंसान से कह रहा है। कभी कभी हम किसी इंसान के लिए प्रे करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रे करते हैं तो वहाँ पे हम विश्ड उसको कन्वर्ट करने में यूज़ करते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, मान लो कमांडर यहाँ पे कोई टीचर होता, ठीक है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा होता, भले ही यहाँ पे सेड लिखा है लेकिन उसकी जगह हमें क्या लगता है, टीचर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आस्क्ड उसको लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंटेंस हमारे सामने है। तो जब कमांडर सोल्जर से कह रहा है तो जाहिर बात है कि वो ऑर्डर दे रहा होगा। तो कमांडर ऑर्डर द सोल्जर्स टू सीज फायर। ऑप्शन ए आपका सही है। डी, इफ़ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू द प्ले। क्या किया होगा? एंजॉयड, हैव एंजॉयड और मस्ट हैव एंजॉयड। तो बच्चा देखिए, इफ़ यू हैड कम द थिएटर लास्ट नाइट, पिछली रात, तो विल एंजॉय तो आएगा नहीं क्योंकि तो फ्यूचर का है। हैड एंजॉयड भी आपका नहीं आएगा। कर चुके होते, वुड हैव एंजॉयड, क्योंकि हैड तो आता है कि जब चीज़ें परफेक्टली हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन परफेक्टली तो यहाँ पे नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर वो आ जाते थिएटर में लास्ट नाइट तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया होता। तो वुड हैव एंजॉयड आई नहीं ना, वुड हैव एंजॉयड किया होता एंजॉय। मस्ट हैव एंजॉयड, मस्ट आता है जब फाइनल डायरेक्ट बात होती है, यानी कि फाइनल बात होती है जिसमें हम श्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम श्योर नहीं है। तो वुड हैव एंजॉयड कि जब अगर आप लास्ट नाइट थिएटर आते तो आपने बहुत एंजॉय किया होता। सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मैन एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द एक्सीडेंट वर इंजर्ड, हैज़ इंजर्ड, वॉज इंजर्ड, इज इंजर्ड। तो यहाँ पर देखिए एज वेल एज, जब एज वेल एज लिखा होता है तो क्या होता है, जो फर्स्ट वाला आपका सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट वाला आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। जो लास्ट वाला है हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, इन दोनों के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इन दोनों के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, क्योंकि अगर मैन के हिसाब से आती तो वाज आती। ठीक है, लेकिन एज वेल एज जब यूज़ किया जाता है तो बाद वालों के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबादी में 29 अगस्त को पैदा हुए। कौन से ईयर यहाँ पे पूछा है? ऑप्शंस आपके पास है 1904, 3, 5 एंड 6। इसका सही जवाब है 1905। ये चैप्टर भी आपका दिया गया है, मैं आपको उर्दू की बुक दिखा देती हूँ। देखिए ये आपकी उर्दू की बुक है। ठीक है, अपनी ज़ुबान 8th स्टैंडर्ड की बुक है, 8वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। तो यहाँ पर अगर हम जाकर देखें
तो उर्दू के चैप्टर्स इब्तदाई यानी कि तरतीब में आपके जो इंडेक्स है यहाँ पर दिए गए हैं। 5th चैप्टर आपका है हॉकी और हॉकी का जादूगर। ये मजमून अदारा में लिखा गया है। तो बच्चे इसको अगर आप जाके पढ़ेंगे तो इसमें आप सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इसको आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी है जिन बच्चों ने थोड़ी कम उर्दू पढ़ी है वो एटलीस्ट इस तरतीब को तो ज़रूर पढ़ लें एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि माँ का ख्वाब है, इस नज़म को लिखा है अल्लामा इकबाल ने। एक मज़ेदार कहानी, इसको लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और आप क्वेश्चन मिस ना करें, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन उर्दू के अंदर पूछा जाता है, ज़्यादा घुमा के नहीं पूछते। आगे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हबल वतनी का पैगाम किस नज़म में दिया गया है। तो बच्चे जो हबल वतनी है इसका मतलब होता है पैट्रियोटिज़म से, जो नेशन के लिए अपने बहुत मोहब्बत होती है, ठीक है। नेशनलिज़म से ज़्यादा बढ़कर होता है पैट्रियोटिज़म। तो पैट्रियोटिज़म की बात किस में की गई होगी। देखिए, ये इतना आसान है कि अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तब भी समझ जाएंगे। माँ का जवाब, दिवाली के दीप जले, फ़िलिस्तीन बच्चे के लिए लोरी, ये है मेरा हिंदुस्तान। तो जाहिर सी बात है, ये है मेरा हिंदुस्तान चैप्टर ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर पैट्रियोटिज़म की बात हो रही होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हबल वतनी, एटलीस्ट वतनी वर्ड भी आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं 8th स्टैंडर्ड की अपनी ज़बान वाली बुक में। अगला क्वेश्चन है, क़ुरातुल ऐन की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। ये तालीम कहाँ पर हुई है। ऑप्शन आपके पास है अलीगढ़, दिल्ली, देहरादून एंड लाहौर। इसका सही जवाब है देहरादून, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। किसने जारी किया था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। जो बच्चे एएमयू की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको एएमयू के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एएमयू का जो एग्ज़ाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी जिसके ज़रिए बनाई गई है उनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद ने जारी किया था, बी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद है बच्चों मेघदूत और शकुंतला, ये तसानीफ़ किसकी हैं। मेघदूत और शकुंतला, तो ये कालिदास ने लिखी है, ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवारा गर्दी की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है। ये भी आपका चैप्टर में दिया गया है। ऑप्शंस आपके पास है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग एंड मिला वहदी, ग़ुलाम अब्बास, इब्ने इंशा। चलिए हम उर्दू की बुक में एक बार देख लेते हैं। उर्दू की बुक हमारी यहाँ पर है। देखिए, इब्ने इंशा जर्मनी में, इन्होंने इनके ज़रिए, इब्ने इंशा के ज़रिए सफ़रनामा लिखा गया है। इसको हम पढ़ते हैं। चैप्टर 11 है हमारा, चैप्टर 11 इब्ने इंशा जर्मनी में। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर रहते हैं, लेकिन ऐसा फ़क्त कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब कभी कंघा ख़रीदना चाहा, ख़रीद लिया। हम्बर्ग, जो कि जर्मनी के अंदर एक सिटी है, हम्बर्ग में नहीं ख़रीद सके। हम्बर्ग में इस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जिस रोज़ का ये अपना सफ़रनामा लिख रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं यहाँ पर। और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। हम्बर्ग में आम बड़ी रेलें के अलावा 2 तरह की शहरी रेलें चलती हैं। एक है यू बान यानी अंडरग्राउंड, और दूसरी एस बान यानी ज़मीन के सतह एक मंजिल ऊपर चलने वाली। हमने अपना सफ़रनामा आवारागर्दी की डायरी में बर्लिन बान का जिक्र किया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि आवारागर्दी की डायरी जो ये सफ़रनामा लिखा गया है, ये इब्ने इंशा के ज़रिए लिखा गया है। यहाँ पर आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ दिया होगा कि ये इब्ने इंशा ने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेरल में से बरकतुल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे। तो किस अखबार के एडिटर थे, इनकलाब, सी सही जवाब है। अगला है रफ़े हमद कुदरवाई आला तालीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इस वजह से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये आला तालीम के लिए कहाँ पर गए, आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। जैसे आप लोग आला तालीम के लिए अलीगढ़ आना चाहते हो, इसी तरीके से अहमद कुदरवाई आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए थे। अगला है आपका हिंदी का शुरू हो गया है पोर्शन, उपान्ह शब्द का सही अर्थ क्या होगा।
तो उपाने शब्द का सही अर्थ होता है बच्चा ये खड़ाऊ। जो खड़ाऊ आप जानते हैं जो पुराने ज़माने में पैरों में पहनी जाती थी खड़ाऊ, उसको हम पन्ही भी कहते हैं, उसको पादुका भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सोचकर बताइए ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज़ होती हैं? जूते के लिए। तो सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखा है? अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए लिखा था, इंदिरा गांधी के लिए। उन्होंने जब वो जेल में थे और इंदिरा गांधी 10 साल की थी तब उन्होंने अराउंड 30 लेटर्स उनको लिख कर दिए थे, ठीक है, 30 लेटर्स। और ये 1928 में लिखे गए थे और 1929 में ये पब्लिश हुए थे। तो पिता का पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं? मेघ आए बड़े वंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। ऑप्शंस आपके पास है तुलसीदास, रसखान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कबीरदास। हिंदी की टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो वहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के ज़रिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। ये जो रचित है जो कविता है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा आसानी से, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सही सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को के किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 तरीके के हम कारक पढ़ते हैं, ठीक है। 8 कारक में आपका अलग अलग कारक होते हैं, कर्म कारक, करण कारक। तो ये जो चिन्ह होते हैं इनको हम विभक्ति कहते हैं, ठीक है, विभक्ति। और अलग अलग विभक्ति दी गई हैं। तो यहाँ पर को की जो विभक्ति है वो कर्म कारक के अंदर आती है, तो ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कूलन में कैलिन में खचारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलंकित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार का मतलब होता है कि जब हम किसी सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए कोई बात करते हैं तो वहाँ पर अलंकार मौजूद होता है। हमारे पास 7 टाइप के अलंकार होते हैं। यहाँ पर जो बार बार किसी वर्ड की आवृत्ति हो रही है, के की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इस तरह के अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, तरंगिणी का पर्यायवाची कौन है? अब बच्चों तरंगिणी होती है नदी, ठीक है। तरंगिणी को हम सरिता भी कहते हैं, इसको हम तटीनी भी कहते हैं, ठीक है। संसार है आपका, संसार क्या होता है? जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसको संसार, तो इसके पर्यायवाची पर्वत आपका हिमालय हो जाएगा, सूर्य का आपका। तो अलग अलग जो भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं सबके आपको पर्यायवाची नोट डाउन करके लिखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनसे किसी और का पर्यायवाची पूछ लिया जाए। पर्यायवाची को इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, मुंह से अंगारे निकालना। ये तो बिल्कुल अजीब बात है क्योंकि इतना तो सबको सेंस ऑफ ह्यूमर है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कठोर वचन कहना, आग फैलाना, तो बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों समास होता है जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं, 2 शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका नया मतलब होता है, ठीक है, उसको हम समास कहते हैं। तो हमारे अलग अलग टाइप्स के समास होते हैं। यहाँ पर आजन्म जो समास है उसमें आ वर्ड यूज़ हो रहा है, सही आ, ये अपव्ययी समास के लिए होता है, ठीक है। जब अगर आप लोगों को समास पढ़ना है तो पहले आप डिटेल में समास पढ़ें क्योंकि हमने ये अपना पोर्शन कवर कराया अपनी क्लासेस में। तो अपव्ययी समास यहाँ पर होगा, सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या होता है? देखिए, जो सन है आपका, सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं? 8 प्लैनेट्स। तो सबसे पहला प्लैनेट है उसका नाम होता है मरकरी, उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पर वीनस, थर्ड नंबर पर आपका आता है अर्थ एंड फोर्थ नंबर पर आता है हमारा मार्स, ठीक है। उसके बाद होती है एक एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट किसकी होती है? जो प्लैनेट का टूटा टूटा पार्ट होता है उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। उसके बाद आपका जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस तरीके से आपका सोलर सिस्टम होता है। तो बेसिकली ये जो 4 प्लैनेट है इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, जो अंदर वाले प्लैनेट है, और मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन पूछा गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में और रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं।
बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये एग्जाम्पल्स है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। आपको ये जो सिंथेटिक फाइबर्स वाला चैप्टर है उसमें ये मिल जाएगा। दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिनको आप एक बार हीट करते हैं और दोबारा उनको चीज़ों में मेल्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बार बार। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उनको एक बार हीट करने के बाद आप इजीली उसको मेल्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आपके पास है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रायोन को, ठीक है। ये सिल्क जो होती है, जो आर्टिफिशियल, जो आपकी नेचुरल सिल्क है, जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से। ये एक इंसेक्ट होता है, उसकी कंपैरिजन में ये बहुत चीप होती है, शाइनिंग इसकी कम होती है कंपैरिजन में, लेकिन चीप होती है और डक्टाइल होती है, बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। काफ़ी सारे इसके फीचर्स अच्छे होते हैं जो रेयन होती है आर्टिफिशियल सिल्क, लेकिन ये नेचुरल सिल्क जैसी नहीं होती, क्वालिटी नेचुरल सिल्क की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेयन है आर्टिफिशियल सिल्क। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आर्टिफिशियल वूल किसे कहते हैं, अगर किसी को पता हो आर्टिफिशियल वूल, ठीक है, प्लीज़ सारे बच्चे बताइएगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है आयरन ऑब्जेक्ट्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आयरन का कैसे होता है, जिंक के जरिए से, Zn, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू इट, हमारी आइज़ में जो यहाँ पर सेंटर में आपका आई बॉल होती है, वहाँ पर लेंस होता है, लेंस को बांधे हुए दो मसल्स होती हैं, इनको हम आइरिस कहते हैं। तो जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होती है तो ये आइरिस क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, डायलेट हो जाती हैं, और जब कम अमाउंट ऑफ लाइट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। तो बेसिकली लाइट कितनी है इस चीज़ को सही करने के लिए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल करती है, वो अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर जाने के लिए आइरिस कंट्रोल कराती है। ये आपका सही आंसर होगा। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। साइंस का हमने पूरा पोर्शन कवर किया हुआ है। साइंस में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों पोर्शन कवर हो चुके हैं। जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए टोटल सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक दूसरे के टच में आता है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो बहुत दूर से लगता है, जैसे आपने एप्पल नीचे की तरफ डाला ये सभी को पता होता है कि न्यूटन ने किस तरीके से लॉज बनाए थे। आप बॉल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो वो ज़मीन की तरफ आती है, तो ज़मीन उसको खींच रही है अपनी तरफ, वो टच में नहीं है, बट ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ। मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेट दूर रखी होती है, आयरन की पेन आपकी दूर होती है, ये मैग्नेट फोर्स होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल पास में होता है, जैसे कि आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप पीछे की तरफ सरकाना चाहते हो, आपने फोर्स लगाया F, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ही साथ में लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो टच में होता है, एकदम कांटेक्ट में होता है, इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज, इसको कहते हैं डिस्पर्जन। जब एक प्रिज्म के ऊपर हम लाइट डालते हैं और वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन, कहाँ पर यूज़ होती है CFC गैस। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आपने सुना हो कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे, एयर कंडीशन, इन सब से निकलती है और हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान करती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इवन ग्लोबल वार्मिंग की जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस होती हैं उसका में सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही नाम आता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग कंट्री में इस तरह के इनिशिएटिव चल रहे हैं कि हम CFC को कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम इसका अपने जो जैसे न्यू रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, नया एयर कंडीशनर आ रहा है, उनमें कम इसका इस्तेमाल हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। तो बेसिकली CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होती है इन सारी चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। अब ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है, जब दो फाइबर को हम आपस में मिला देते हैं उसको ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है पॉलीएस्टर। ये ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, क्योंकि पॉलीएस्टर होता है जब एस्टर के मोनोमर्स आपस में जुड़ के बनाते हैं पॉलीएस्टर मोनोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीकोट, कॉट्सवेल, टेरिकोट, ये सारे ब्लेंडेड फाइबर है। टेरिकोट में आपका कॉटन को मिक्स करते हैं एक कोट के साथ में, जो अब वैसा होता है, सिंथेटिक होता है, उसके साथ में मिला के टेरिकोट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जवाब है सही, दैट इज़ पॉलीएस्टर, जो कि ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो बच्चा, अगर आप लोगों ने कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर दिखाया जाता है एक कैंडल को, इस तरीके से कैंडल होती है और कैंडल की ये आपकी फ्लेम होती है, ठीक है। कैंडल की जो फ्लेम है, इसके जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है ये
ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट कंबशन, और इस वजह से कंप्लीट कंबशन इसलिए होता है क्योंकि फुल अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसीलिए जो फ्लैम का कलर है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर वाले पोर्शन की, जो कि मिडल में होता है, मिडल आपका ब्लू कलर येलो कलर का होता है, और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट नहीं, पार्शियल कहेंगे, पार्शियल, क्योंकि पार्शियल इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है बाहर की कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद जब हम सेंटर में आते हैं बिल्कुल लास्ट में, तो यहाँ पर आपका होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ये ब्लैक कलर का आपका होता है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम ना कि बराबर होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस वक्त कैंडल आपके सामने हो या इनकम्प्लीट कंबशन वाली कोई और सी चीज़ हो, तो आपको वहाँ पर नहीं होना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा पॉइजनस होती है कि मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एक है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल मौजूद है, तो आपका जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करना ज़्यादा पसंद करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे आपके लंग्स को नुकसान होता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है और ये इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। द टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ एक दूसरे पर रब करते हैं तो क्या होता है, आपने बचपन में एक प्ले भी किया होगा, हम अपनी स्केल को रन करते हैं और उस पर फिर छोटे छोटे कागज़ चिपका कर देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि उसमें जो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर निगेटिव। आप देखेंगे, आप बार बार कंघा का अपने सर में करें और फिर उस कंघे को क्या करेंगे, आप उस कॉम के सामने छोटे छोटे कागज़ के पेपर रखेंगे तो वो उस पर चिपकने लगते हैं। इससे क्या होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव चार्ज होता है। तो टू objects rubbed against each other, one will lose the electron and another will gain the electron। सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सिट्रस कैंकर तो आपका बैक्टीरिया से ही होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो ये आपका जवाब नहीं होगा। टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगर बच्चों आपने कभी कोई विडाल टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ी हो, विडाल टेस्ट क्या होता है, जब हम टाइफॉइड को चेक कराने के लिए कोई टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, तो उसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में इस तरीके से रिपोर्ट आती है, यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी का H1, ये वेरिएंट अलग अलग लिखे होते हैं, ठीक है। उनमें हम देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव, उससे हम मेजर करते हैं कि कितना टाइफॉइड है, कितना कम अमाउंट में, कितना ज़्यादा। तो बेसिकली साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे टाइफॉइड होता है। मीजल्स होता है वायरस से, तो यही आपका सही जवाब होगा। कॉलेरा भी आपका बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ पर पूछा है कि इससे नहीं, कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता, तो सी आपका सही जवाब है मीजल्स, जो कि वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। कौन सा प्रिजर्वेटिव की तरह हम यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एंड बेंजोइड। बाइकार्बोनेट बच्चा आपका NaCO3 होता है, जो एक खाने वाला सोडा होता है आपका। सोडियम बेंजोइड आपका यहाँ पर प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, जो हम खाने के अंदर डालते हैं किसी में, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जैसे कि अचार के अंदर डाला जाता है, पिकल्स में, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या यूनिट है इनहेरिटेंस की, मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 47 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 पेयर्स तो होते हैं हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स और एक पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। और जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होने से जो क्रोमोसोम्स हैं उनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस जाता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस उसके अंदर होता है उसमें होती है इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स की। इस इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट किया जाता है किसके ज़रिए, उन क्रोमोसोम्स के ज़रिए। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर यूनिट क्या होती है इनहेरिटेंस की, वो होता है जीन, जो छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जीन। एक यूनिट होती है जिससे अलग अलग जीन्स, मान लीजिए किसी पेरेंट की आइज़ जो है वो ब्लू आइज़ हैं, तो ब्लू आइज़ का ब्लू जीन होगा। किसी पेरेंट की जो हाइट है वो कम हाइट है, तो लेस हाइट जो होगा उसका लेस हाइट का एक अलग जीन होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पास होती है, इनहेरिट होती है अपने पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, उस यूनिट को हम कहते हैं जीन। जीन ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बाकी जो आपको देखोगे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पास होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, इन्होंने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पूछा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ पर फिक्स होता है, तो आपके बच्चों जो फैबियसी फैमिली है,
ठीक है। फैबेसी एक फैमिली होती है जिसको पी फैमिली भी हम कहते हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर नीचे आप जाओगे रूट में, तो वहाँ पर होते हैं छोटे छोटे कलर के ऐसे रूट नोड्यूल्स होते हैं। उन रूट नोड्यूल्स को हम कहते हैं राइजोबियम। ठीक है। यहाँ पर होते हैं आपके एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, बैक्टीरियाज का नाम होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो सभी बच्चों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। बस आपको ब्रशिंग अप करना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ लेना है कि किस तरीके से एग्जाम पेपर सॉल्व करना है फास्टली। ठीक है।